So actually, why can't the government make a law and take over all the disputed sites? Yeah, right, They're the most easiest things to do. Any foreign aggressor who had invaded and a kind of report, this government can make a law. But that it law makes everything very easy. But that law will not pay enough political dividends. So you want to fight for every temple. Unless and until there is a battle. A political battle has to take place. It's only after that. After all, जो आराम से मिल गया उसका फायदा क्या हुआ? सीधी बात है. जैसे फॉर एग्जांपल मनोज झरंगे पाटिल यहाँ तक आए, इतना अनशन करके, इतना सब कुछ करके, जो एकनाथ शिंदे साहब ने उनको जो गारंटी दी और नोटिफिकेशन उनके हाथ में पकड़ाया, वो पहले भी दिया जा सकता था. लेकिन फिर एकनाथ शिंदे साहब को सबसे बड़ा मराठा नेता कौन बोलता? सीधी सादी बात है. यही पूछते हैं हम अरुण सावंत साहब से. अरुण सावंत साहब इस वक्त हमारे साथ हैं. सावंत साहब नमस्कार. नमस्कार सर. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. बहुत दिनों के बाद. हर हर महादेव. तो सावंत साहब, एकनाथ शिंदे साहब ने अपना वादा निभाया. उन्होंने कहा कि भाई देखो, मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने मैंने कसम खाई है, मैं तो आरक्षण दे के छोड़ूंगा. तो उन्होंने नोटिफिकेशन दिया है जिसमें पब्लिक से सलाह और आपत्ति जिसको है वो इनवाइट की गई है, आमंत्रित की गई है 15 फरवरी तक. तो आपको लगता है मिल जाएगा सर अरुण सावंत साहब? 100% मिल जाएगा. जो वादा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने किया है जी, वो सच्चे मन से किया था. छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने शपथ लेकर उन्होंने कहा था कि हम मराठा समाज को आरक्षण देकर रहेंगे और ऐसा आरक्षण देंगे जो न्याय की कसौटी पर, न्याय देवता की कसौटी पर, सच्चाई पर उतरेगा और हमेशा टिकेगा. ऐसा आरक्षण मैं देना चाहता हूं. और दूसरी बात, ओबीसी समाज के आरक्षण को बिना धक्का लगाए मैं मराठा समाज को न्याय दूंगा. और वो बात उन्होंने जो कही थी वो सच करके दिखाई. वाह बल्ले बल्ले. सावंत साहब, भुजबल साहब जिस प्रकार से बात कर रहे हैं कि हमारा तोंडा तून थे, घास गेहूं निकाले लेके गए, और आगे जाके बोला कि ये ओबीसी के खिलाफ अन्याय है या मराठाओं का फसलनुक है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है. फिर अलग अलग तरीके से प्रकाश शेंडगे ने कहा कि ये डे लाइट रॉबरी है. तो ये एक कंफ्यूजन जैसे एक सामने उभर के आया कि फिर वो केसेस से विड्रॉ करेंगे नहीं करेंगे. बोले केसेस बहुत सारे सीरियस केसेस, घर जलाने वाले केसेस है और अटैकिंग पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी वो केसेस है. तो वो कैसे आप विड्रॉ कर सकते हैं? वो तो कोर्ट से विड्रॉ होगा. तो ये सब चीज है, इसको कैसे एक सॉल्यूशन पे आप दिखता है? बिकॉज भुजबल साहब खुद सवाल लेने वाले हैं. ओबीसी का बड़ा रैली चालू होने वाला सब जगह. कैसे इसको समापन करेंगे? हाउ यू गोइंग टू कन्विंस पीपल? प्रदीप जी, आपको और पूरे देश को अभी ये बात मालूम है कि सामने कुछ ही दिनों में लोकसभा के इलेक्शन है, उसके बाद विधानसभा के इलेक्शन आने वाले हैं. अभी छगन भुजबल जी हमारी सरकार में है, शेंडगे जी ओबीसी समाज के नेता है, कांग्रेस के वडेट्टीवार जी ओबीसी समाज के नेता है, और कई ऐसे नेता लोग हैं जिनमें एक प्रकार की दौड़ लगी है कि सबसे नंबर 1 का नेता कौन, ओबीसी समाज का तारणहारता कौन, ओबीसी समाज का भगवान कौन. सभी नेताओं में एक दौड़ लगी है कि मैं सबसे बड़ा ओबीसी समाज का नेता. और इसीलिए आज कई सालों के बाद जब मराठा समाज को न्याय मिला है, सही न्याय मिला है, वो भी ऐसा न्याय कि किसी के ऊपर भी अन्याय हुआ नहीं है. ये खुद ओबीसी समाज के लोग, अगर आप सर्वे करेंगे मुंबई में या गांव-गांव में जाकर, तो ओबीसी समाज के जो लोग थे, गरीब लोग थे, वो मराठा समाज के पीछे जाकर खड़े रहते थे कि हमारा आपको सपोर्ट है. जब ओबीसी समाज के आम जनता का सपोर्ट मराठा समाज को है, इस आरक्षण को है, तो ये सब नेता लोग कौन है फिर? ये क्यों आगे आगे कर रहे हैं और भड़काने की भाषा कर रहे हैं? भुजबल जी या शेंडगे जी और 2-4 नाम है जो हर बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ओबीसी समाज के ऊपर अन्याय होने वाला है,
ओबीसी समाज के ऊपर अन्याय हो गया है, ताकि वो ये बताते कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं, आने वाले इलेक्शन में आप हमारे पीछे खड़े रहो। लेकिन उनकी ये जो बातें हैं वो उल्टी होने वाली है। एक प्रकार से ओबीसी समाज को ये सब बात मालूम हुई है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक मुख्यमंत्री, एक राज्य का मुख्यमंत्री सभी समाज के लोगों के हित के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अरुण सावंत जी विकास के लिए काम कर रहे हैं। अरुण सावंत जी, ये तो बात ठीक है, मानते हैं। हाँ। एकनाथ शिंदे साहब ने जो वचन दिया वो उन्होंने निभाया, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर भी मनोज जरंगे पाटिल साहब फिर ये क्यों कह रहे हैं कि 10 फरवरी से फिर मैं उपोषण पर बैठ जाऊंगा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? राजीव जी, मनोज जरंगे पाटिल जी मुख्यमंत्री साहब ने जो निर्णय लिया उससे बेहद खुश है, जनता भी खुश है। जरंगे पाटिल जी ये कह रहे हैं कि अगर ये जो अध्यादेश निकला वो अध्यादेश अगर सच्चाई में बदला नहीं, बीच में ही अगर उसमें कुछ बदलाव होते, इससे जब तक एक आदमी को लाभ नहीं मिलता है तब तक मेरे मन को तसल्ली नहीं होती। और अगर ऐसा नहीं हुआ, इस आरक्षण का लाभ अगर किसी एक आदमी को जब मिलेगा उस वक्त मैं उसके ऊपर मुहर लगाऊंगा, अगर नहीं हुआ तो मैं वापस आंदोलन करूंगा। ये बात उन्होंने कही, उसमें कुछ गलत नहीं है। वो अगर मगर की बात करें, अगर उनको कुछ इस आदेश में झूठाई दिखाई दी तो वो करेंगे, लेकिन उनको वो ये मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि ये जो सरकार है किसी के ऊपर धोखाधड़ी करने वाली सरकार नहीं है। और ना तो इस सरकार ने किसी एक समाज के बाजू से निर्णय लिया और किसी दूसरे समाज के ऊपर अन्याय किया है, ऐसा इसके पहले कभी। लेकिन मुझे अभी तक समझ में आया नहीं सर। अरुण सावंत साहब जरा आप समझा दें, उस वक्त ये होता था। आप समझा दें सर, अरुण सावंत साहब जरा आप समझा दें। आज की तारीख में 23% रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, 27% रिजर्वेशन है ओबीसी के लिए। सो टोटल सीलिंग है 50%। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 50%। 102nd अमेंडमेंट का भी ऑर्डर है 50%। पार्लियामेंट में जो है, जब तक आप उस अमेंडमेंट को दोबारा अमेंड नहीं करवाते बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, आप 50% से ज्यादा कैसे देंगे? नंबर एक। नंबर दो, अगर 50% से ज्यादा आप नहीं दे सकते अकॉर्डिंग टू द लॉ, कानून के अनुसार, तो इसका मतलब यह हुआ कि अभी जो ओबीसी आरक्षण है वहीं से देना पड़ेगा। तो फिर आप ओबीसी आरक्षण को टच कैसे नहीं कर रहे हैं, वो जरा समझाएं सर। कुछ जरा थोड़ा कंफ्यूजिंग मामला ये। अरुण सावंत साहब। राजीव जी, फिलहाल 50% के ऊपर कोई आरक्षण दिया नहीं जाने वाला। करेक्ट। 50% के अंदर ही ये आरक्षण एडजस्ट किया जाएगा। जिस प्रकार से कुणबी का जो नोंद होती थी, मतलब उसका जो रिटर्न में होता, जिस किसी के भी सर्टिफिकेट के ऊपर कुणबी होता था, और ज्यादा करके मराठवाड़ा, औरंगाबाद इस साइड में ये पहले से ही चल रहे हैं, तो कुछ अलग ऐसे नहीं हो रहे। जहां जहां पे कुणबी नोंद मिलेगी उसका वहां पर नोटिफिकेशन मिलेगा, उन्हीं लोगों को ये आरक्षण दिया जाएगा। और ये पहली बार ओबीसी में से नहीं दिया जाएगा, ये पहले से चल रहा है। वही बेनिफिट जिनके पास सर्टिफिकेशन नहीं होता था उनको सर्टिफिकेट देने का काम ये सरकार कर रही है, और जो कानून पहले से चला आ रहा है वही होने वाला है। इसमें बदलाव कुछ नहीं। अगर बदलाव होगा तो प्यूरिफिकेशन जो अभी केस चल रही है उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ मान्य किया और उसको कुछ अलग से दिया तो वो होगा। इस बार जो ओबीसी समाज का, जो पहले से ओबीसी समाज में से कुणबियों को जो आरक्षण दिया जाता था वही देने वाले हैं। लेकिन उसमें और लोग भी आएंगे ना सर, समाज का कुछ खींचकर नहीं देने वाली है। जैसे मराठवाड़ा में देखिए साहब, विदर्भ में तो है कुणबी समाज है, लेकिन जहां तक मराठवाड़ा का प्रश्न है, मराठवाड़ा में जो मराठा है जिनका बेटी रोटी का जिनका रिश्ता है, वो कहते हैं भाई बेटी रोटी का हमारा रिश्ता है तो हम मतलब हमें भी कुणबी सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए। तो इसका मतलब और ज्यादा लोग आ गए ना उसी 50% से कम रिजर्वेशन में। वही चीज तो भुजबल साहब बोल रहे हैं कि ये तो हमारा जो 27% है उसी में से जाने वाला है। अरुण सावंत साहब। देखिए बजाज जी, जो आरक्षण अभी दिया जाने वाला है, इस आरक्षण के हकदार मराठा पहले से ही थे। जी थे। हुआ था क्या, सिर्फ उनको जो सर्टिफिकेट चाहिए था वो बेनिफिट लेने के लिए, वो सर्टिफिकेट देने के काम पूरी तरह रुक गए थे। वही काम इस सरकार ने शुरू किए। सारे डॉक्यूमेंटेशन उन्हें ढूंढकर पूरे के पूरे आज सारे अधिकारी वर्ग है वो उसमें से ज्यादातर ये काम पे लगाए गए हैं। और ये जो सर्टिफिकेशन का काम जो रुका हुआ था, वो काम इस सरकार ने शुरू किया है। इसके पहले वाली जो भी सरकारें थी
उन्होंने ये काम नहीं किया था, जिस वजह से जो बेनिफिट होते थे मराठा समाज को आरक्षण के वो नहीं मिल रहे थे, वो सारे बेनिफिट आज तक ओबीसी समाज को ही जा रहे थे। तो जो हक के बेनिफिट मिलने चाहिए तो अभी मिलने लगेंगे, क्योंकि उनके पास अभी वो सर्टिफिकेट आएगा। जिनके पास कुंभी करके नोंद होगी उनको ये बेनिफिट पहले से दिया जाता था, उन्हीं लोगों को अगर अब सर्टिफिकेट मिलती तो दिया जाने वाला, कुछ अलग होने वाला नहीं है। लेकिन ये जो भड़काऊ भाषण कुछ नेता लोग कर रहे, उसी की वजह से ओबीसी समाज के कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा है कि हमें जो मिलता था उसमें से निकाला जाएगा। लेकिन यहाँ पर होने वाला है। लेकिन यहाँ पर भुजबल साहब जैसे हैं, भुजबल साहब ने जो बोला कि भाई जिनकी उनकी समता परिषद है उसके तहत वो एक बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। अभी क्या है, 4 फरवरी को 5 फरवरी को ओबीसी समाज का एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। और एक प्रवक्ता हैं उद्धव ठाकरे सेना के, लक्ष्मण हाके साहब, दांगड़ कम्युनिटी के लीडर हैं। जहाँ तक उनका सवाल है, उनको तो शायद पुलिस ने भी उठा लिया है, क्योंकि वो कहते हैं कि मराठा तो एंटाइटल्ड ही नहीं है, मराठा को तो मतलब बैकवर्ड आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि डेफिनेशन में ही नहीं आते। पिछड़े कैसे हो गए वो, कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड आदमी जो है वो सोशली बैकवर्ड नहीं हो सकता, दोनों की डेफिनेशन अलग है। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10% अलग से मोदी सरकार ने रिजर्वेशन दिए। तो मेरा ये कहना है कि ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है सर। भुजबल साहब आप ही की सरकार में हैं, तो क्या शिंदे साहब, आदरणीय सामान्य देवेंद्र फडणवीस साहब और अजीत दादा पवार बैठ करके भुजबल साहब को समझा नहीं सकते कि भाई देखो ये है, आप जरा ये भाषण वगैरह देना, ये ओबीसी समाज का इतना बड़ा रैली करना, ये सब जरा थोड़ा बहुत कम कर दीजिए। आपको लगता नहीं है कि ये बातचीत होनी चाहिए अरुण सावंत साहब? बातचीत जरूर होनी चाहिए और बातचीत हो भी गई है। लेकिन क्या होता है, कुछ नेता लोग जो होते हैं जब सरकार में मीटिंग के लिए बैठते हैं तो उनकी साइड से बात करते हैं, कुछ बातें वहां पर वो मान्य करते हैं, और जब बाहर जाते हैं तब वो लोगों की ओर से बात करते हैं। यही तो ओबीसी समाज के कुछ और नेता लोग यही तो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं ना, कि भुजबल जी अगर आप सचमुच ओबीसी समाज के हित के लिए काम कर रहे हो तो आपको वहां पर जो है रेजिग्नेशन देना होगा। लेकिन भुजबल साहब को दोनों साइड से काम करने हैं, तो एक साइड से वो सरकार की ओर से बात करते हैं, सरकार की मीटिंग खत्म होने के बाद वो ओबीसी समाज के हित में बात करते हैं। लेकिन जो भी सरकार को करना है दोनों समाज के हित में, वो सरकार तो कर ही रही है। भुजबल साहब को जो बात करनी करने दो ना। खुद उनके नेता अजित पवार साहब ने ये कहा है और उनकी पार्टी के नेताओं ने ये कहा है कि भुजबल साहब जो भी बातें सरकार के बाहर जाके कर रहे वो सरकार की बातें हैं नहीं, उनका खुद का निजी वक्तव्य है। उस निजी वक्तव्य का सरकार से कोई संबंध नहीं है। उनके अध्यक्ष साहब ने भी 2 दिन पहले ये बात कही है, तो इस बात को मैं ज्यादा महत्व नहीं देता हूँ। ओबीसी समाज से मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आपके ऊपर कोई भी अन्याय होगा नहीं, ये ग्वाही इस सरकार ने आपको दी है, और जिस दिन ये अन्याय होगा उस दिन आप सारी बातें कीजिए। ये सब आगे क्या होगा उसके ऊपर भुजबल साहब और शिंदे साहब और कुछ नेता अपनी टिप्पणी दे रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम वैसा करेंगे। अभी इनकी खुद की निजी ये जो कुछ संस्था है जो अभी नाम लिया आपने, वो कोई सरकारी संस्था तो है नहीं ना जी, नहीं। उनकी जो वो उनकी खुद की संगठन है, समता परिषद अलग है, द्वारा वो जो मन में कर सकते हैं। प्रदीप जी, सावंत साहब, आज उद्धव ठाकरे जी एक सवाल लिया, उस सभा में उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे जी हमारे पास रहते थे तो 2.5 साल का वो मुख्यमंत्री बनता था, ये सब छोड़ छाड़ के वहां जाके उनके बीजेपी के साथ मिलकर सीएम बनने की क्या जरूरत थी, ही कुड हैव बीन हियर। बोले और एकनाथ शिंदे जी आप काम ढंग से नहीं कर रहे, पूरे बिजनेस तो गुजरात में जा रहे हैं। उन्होंने कहा अभी जो क्रिकेट का फाइनल था वो भी गुजरात, महाराष्ट्र में हो सकता है, गुजरात में चला गया, सबमरीन चला गया गुजरात में, यहां तक कि फिल्म फेयर अवार्ड भी जहां यहां पर होता था वो चला गया गुजरात में। आगे तो टाटा एयरबस, ड्रग, मेडिकल पार्क, बोले कि सब के सब तो उधर ही चल रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी कर क्या रहा है? दिस एकनाथ शिंदे जी गवर्नमेंट हैज फेल्ड। अरुण सावंत साहब। नंबियार जी, ये जो आपने 3-4 आरोप जो कहे ना, वो पिछले मैं 5-6 महीनों से सुन रहा हूं। उद्धव जी आज किए, उद्धव जी आज किए, आज उन्होंने ये आरोप किया, यही आरोप पिछले 5-4 महीने से वो कर रहे। इनके पास विकास के ऊपर बात करने जैसा या सरकार जो विकासात्मक काम कर रहे हैं वो काम उनको दिखाई नहीं देते। मैं उनको कोई गलत वर्ड नहीं यूज करूंगा, क्या कहना चाहिए मेरे मन में क्या है आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन
सारी जनता और सारी दुनिया जान रही कि अभी पिछले 10 दिन पहले जब दावोस में मुख्यमंत्री अपने शिष्टमंडल के साथ गए थे, उस वक्त उद्धव साहब, राउत साहब और उनका छोटा लड़का आदित्य, उन्होंने लगातार बयानबाजी शुरू की थी, ये इन लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री दावोस से वापस आए तो इस महाराष्ट्र के लिए वो क्या क्या लेकर आए, 3 लाख करोड़ रुपयों का उन्होंने उद्योग इस महाराष्ट्र में वो लेके आए और उसके ऊपर 2 दिन पहले सिग्नेचर भी हुआ, एमओयू फाइनल सैंक्शन हुआ और उसकी वजह से 74,650 जॉब इस महाराष्ट्र के बेकार युवकों के लिए अवेलेबल होने वाले हैं। ये सारी बातें उनको दिखाई नहीं देती। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट इनके राज्य में इनके वक्त पे बंद हुए थे, वो सारे प्रोजेक्ट आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, अजित पवार जी, देवेंद्र फडणवीस जी, इनकी सरकार ने पूर्ण किए। कई नए प्रोजेक्ट इस मुंबई में और इस महाराष्ट्र में अब नए शुरू होने वाले हैं, वो इनको दिखाई नहीं देते। सिर्फ और सिर्फ 4 जो कुछ घटनाएं हैं उसके ऊपर बात करना, लोगों को बहकाना और लोगों को गलत फहमी में रखना, यही इनका काम है। लेकिन ये गलत बातें जनता में छोड़कर वो आगे जीतने वाले नहीं है। अगर उनको सचमुच अपनी पार्टी को खड़ा करना है तो उनको विकास काम के ऊपर मुख्यमंत्री जो भी विकासात्मक काम करे उनको दाद देनी पड़ेगी, सच्चाई से बात करनी पड़ेगी। इनके जो प्रवक्ता है संजय राउत जी, तो आए दिन कुछ भी बयानबाजी करते रहते, झूठे बयान, सिर्फ जनता में छोड़ने का और अपनी वाहवाह करके लेने का, यही काम संजय राउत, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे जी के पास बचा है और वो हर दिन करते हैं। बेखूबी से वो झूठ बोलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज तो है साहब कि अब तो ऐसा है कि मराठा समाज को, समुदाय को ये विश्वास हो गया है कि उनको अब आरक्षण मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, सीधी बात है। लेकिन बाकी समाज को आपको समझाना पड़ेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। अरुण साहब आप जो मर्जी कह लें, धनगर समाज जो है वो बहुत असुरक्षित महसूस कर रहा है अपने आप को। माली समाज जो है, लिंगायत समाज जो है, ये सब ये सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो 27% है जिसके हम हिस्से हैं, 381 कास्ट जिसमें हैं, कहीं उसमें से तो ये नहीं चला जाएगा। तो इसको समझाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, अगर आपके पास कोई जानकारी हो वो जरा बता दें। क्या मुख्यमंत्री जी उनसे बात करेंगे, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी बात करेंगे, क्योंकि अजित दादा पवार तो इसमें कुछ बोल नहीं रहे, तो इन दोनों में से ही कोई बोलेगा शायद। आपको लगता नहीं है कि लोगों को समझाना चाहिए? बजाज जी, जैसा आपने कहा, धनगर समाज, लिंगायत समाज, ओबीसी समाज, इनके नेता लोग उनको भड़काने का काम कर रहे हैं और हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री, इनके नेताओं से आए दिन बातचीत चल रही है उनकी कि आपका समाज, आपको जो आरक्षण इसके पहले मिल रहा है उस आरक्षण को कोई भी धक्का नहीं लग रहा है और ना लगेगा। जिस दिन ऐसा होगा उस वक्त आप चाहिए तो हमें आकर मिल सकते हैं, ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, लेकिन अभी कुछ हुआ ही नहीं है। उसके पहले अगर आप लोग किसी एक ने भड़काया इसलिए अगर आंदोलन पे उतरेंगे तो इस राज्य के विकास के लिए वो अच्छा नहीं है। नेताओं की तो वो हो ही साहब, देखिए सर, 4 फरवरी को, 4 फरवरी को अब ये इतना बड़ा ये ओबीसी का आंदोलन कर रहे हैं, क्या है वो कुछ यलगार यात्रा कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो क्या है, वो धनगर समाज जो है वो अब उनकी बहुत पुरानी डिमांड है, जो आदरणीय सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा था कि जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बनता हूं पहले 1-2 घंटे में पहली कैबिनेट मीटिंग में मैं एकदम स्वीकार कर लूंगा कि धनगर समाज जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स में आना चाहिए, अभी ओबीसी में आते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई वो हमें आप शेड्यूल ट्राइब का वो दे दीजिए, क्योंकि देखिए धनगर समाज जो है बाकी सब स्टेट्स में, महाराष्ट्र के जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, आप देखिए ना, झारखंड हो गया, नीचे आंध्र प्रदेश हो गया या तेलंगाना हो गया, आगे जाके उड़ीसा हो गया, वहां पर उनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस है, यहां पर उनको ओबीसी का स्टेटस है। तो वो चाहते हैं कि हमें भी ये शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दे दीजिए। मेरा ये कहना है कि महाराष्ट्र जो है पूरे भारत का सबसे विकसित राज्य है। महाराष्ट्र जो है इससे ज्यादा सुखी और इससे ज्यादा प्रॉस्परस राज्य और कोई नहीं है। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूं, बार बार कहता हूं कि महाराष्ट्र असल में भारत का ग्रोथ इंजन है। यहां पर कास्ट वॉर नहीं होनी चाहिए सर, जातीय जंग यहां पर नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरीके से आपको बाकी सब लोगों को समझाना पड़ेगा। सर अरुण सावंत जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। जातीयवाद जो होता है वो जो नेता लोग
खुद के बेनिफिट के लिए, खुद के फायदे के लिए जी। आम जनता को जाति जाति में भिड़ाने का, आपस में झगड़े करवाने का और उससे खुद का लाभ प्राप्त करने की जो कोशिश करते हैं उसकी मैं निंदा करता हूं। लेकिन आपको मालूम होगा कि पिछले 15-16 महीनों में जब से ये महायुति सरकार आई है, आपने इस महाराष्ट्र में कोई भी जातीय दंगा ऐसा देखा नहीं होगा। कहीं कहीं पर कुछ छुटपुट घटनाएं हुई, लेकिन उसको तुरंत दूसरे दिन रोकने का काम इस सरकार ने किया। विपक्ष का क्या हुआ इस महाराष्ट्र में और इस देश में, हाथ से जब सत्ता चली जाती है तो उनके पास और कोई हथियार बचता नहीं, और इसलिए उन लोग सत्ता फिर से हथियाने के लिए ऐसी कोशिशें करते रहते। लेकिन केंद्र सरकार ने और इस राज्य सरकार ने बहुत ही अच्छी तरह से कड़े कदम उठाए हैं, और इसीलिए इस महाराष्ट्र में हमेशा शांति रही है। और इस देश में भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी शांति बहाल करने की कोशिश हमेशा करते रहे, और वो हो रही है। पिछले कई महीनों से विकासात्मक काम के ऊपर केंद्र सरकार ने भी अच्छे कदम उठाए, राज्य सरकार तो हमारी कर ही रही है, और इसलिए आज ये महाराष्ट्र शांत है। लेकिन ये जो विरोधी पार्टियां होती है उनको हमेशा तुरंत उनको फिर से सत्ता चाहिए होती, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। अगर अच्छा काम उन्होंने पिछले 2.5 सालों में भुजबल साहब तो सत्ता में हैं सर, तो आज उनके हाथों से सत्ता चली नहीं जाती। लेकिन भुजबल साहब तो सत्ता में है ना, उनको उनको और कौन सी सत्ता चाहिए, वो तो है सत्ता में। आदित्य ठाकरे जी लगातार बोल रहे हैं कि ये घटना बाहर सरकार है, घटना बाहर सरकार, करप्ट सरकार है। रोड स्कैम से लेके फर्नीचर स्कैम से लेके धारावी प्रोजेक्ट में अडानी जिस प्रकार से डोमिनेट कर रहे हैं, और वहां के रहीवासियों को कई बुलंद वहां शिफ्ट करने वाली कोशिश है, अलग अलग तरीके से कोशिश है। लेटेस्ट आदित्य ठाकरे जी ने एकनाथ शिंदे जी पे चार्ज लगाया, महालक्ष्मी रेस कोर्स के ओपन लैंड को बिल्डर्स का कंक्रीट जंगल बनाने। तो एक के बाद आदित्य ठाकरे जी जो चार्ज लगा रहा है, सीरियस चार्जेस है सावंत साहब ना। यू थिंक इट्स गोइंग टू बी। प्रदीप जी, हाँ बोलिए ना। प्रदीप जी, आदित्य ठाकरे अभी भी बच्चा है, उनको अभी पॉलिटिक्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं हुई है। बस उनके जो दादाश्री थे आदरणीय स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, उनकी वजह से उनके लड़के उद्धव ठाकरे जी को सत्ता मिली, गद्दी मिली, और उद्धव ठाकरे जी की वजह से आज आदित्य ठाकरे खड़े। लेकिन हर आए दिन वो बयानबाजी करते हैं, और 4 दिन के बाद जो उन्होंने बयानबाजी की थी उसको भूल जाते। दावोस के ऊपर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा था। उसी प्रकार से जो अभी अडानी जी को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है इसका माहिम का, उसके ऊपर भी उन्होंने काफी बातें कही। मुख्यमंत्री जी को वो हमेशा घटना बाह्य मुख्यमंत्री कहते हैं, घटना बाह्य सरकार कहते हैं। एक तरफ से वो ये कहते हैं कि हम घटना को मानने वाले लोग हैं, हम न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। तो आदित्य ठाकरे को इतना तो मालूम होना चाहिए कि इस एकनाथ शिंदे जी जो हमारी शिवसेना के नेता है, उनको शिवसेना ये नाम और शिवसेना का धनुष्यबाण ये चिन्ह इस घटना ने दिया है। ये मुख्यमंत्री पद उनको घटना ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, इलेक्शन कमिश्नर ने आदेश दिया है। उसके बाद भी ये बच्चा हमेशा ये कहता है कि घटनाबाजी बाह्य मुख्यमंत्री है, घटना बाह्य सरकार है। तो अभी आप ही बताइए कि ये जो कह रहा है लड़का वो सही है या गलत है? हर आए दिन बयानबाजी करके आप एक दिन सुर्खियों में रह सकते हो, लेकिन सत्ता में नहीं आ सकते हो। उसके लिए जनता में घूमकर काम करना चाहिए। जो आपके पास आमदार थे, जो आपके पास खासदार थे, जो आपके पास मंत्री थे, जो आपके पास सत्ता थी, जिला अध्यक्ष थे, जो शिव सैनिक थे, वो सभी आपको छोड़कर भाग गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप में कुछ ना कुछ गलती चूक तो होगी ना। ऐसे ही बगैर कोई अपने को छोड़ के नहीं चला जाता है। आपके सगे संबंधी जो थे वो सब आपको छोड़ के गए। आपको थोड़ी सी तो अकल होनी चाहिए कि मेरा खुद का चचेरा भाई, मेरे मेरे चाचा, सभी लोग मुझे छोड़ के जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर कोई एक अकेला आदमी आपको छोड़ के चला जाता तो मैं उस आदमी को गलत समझता। आपका चाचा राज ठाकरे जी, वो भी आपको छोड़ के चला गया, बाकी सारे छोड़ के चले गए। फिर भी आप बोलते हैं कि घटना बाह्य सरकार है, ये सरकार गलत काम कर रही है, ये सरकार ने कोई भी विकास का काम नहीं किया। तो फिर ये पिछले 2.5 साल में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट खड़े हुए इस महाराष्ट्र में, वो किसने किए?
क्या भगवान ने ऊपर से डाले क्या एक एक प्रोजेक्ट? ये मेट्रो प्रोजेक्ट नीचे डाला, ये अभी जो सबसे बड़ा सागरी महामार्ग तैयार हुआ अटल सेतु, वो ऊपर से भगवान ने डाला, मेट्रो भगवान ने डाली, ऐसा हो रहा है क्या? तो इस बच्चे की बातों को मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, उसकी बातों को ये महाराष्ट्र पूरा इग्नोर करता है। अरुण सावंत जी, अभी महाराष्ट्र का बजट आएगा, मैं उम्मीद करता हूं उसमें इस बार पब्लिक हेल्थ के लिए जो एलोकेशन है वो जरा बढ़ेगी, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था 2023 में मार्च में जब बजट आया था वो 7% कम हो गई थी, 7% कम कर दी थी, और उसके बाद आपको मालूम है क्या हुआ? मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ एक बार फिर कि भाई नांदेड़ में 108 लोग मर गए, बागी हजाम में, थाने में कुछ हो गया वगैरह वगैरह। मैं सिर्फ उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार जो है, क्योंकि पब्लिक हेल्थ में we have a budget allocation of just around 4.1%, which is the lowest by the way among the large states. जो large states हैं इंडिया के उसमें lowest है। मैं उम्मीद करता हूँ इस बार जब भी अजीत दादा पवार अपना बजट पेश करेंगे तो उस बजट एलोकेशन को हेल्थ के लिए वो बढ़ाएंगे। क्या ऐसा कुछ सोच रहे हैं आप लोग भी? बिल्कुल सही। हमारी सरकार हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर और किसानों के ऊपर काफी कुछ बातें करना चाह रही है, उसके ऊपर स्टडी चल रही है, और आपने जो बातें कही उस बातों के ऊपर सरकार जरूर गौर करेगी। मुझे जहां तक मालूम है कि ये जो बातें मैंने अभी कही उसके ऊपर आदरणीय हमारे जो अर्थ मंत्री है अजीत पवार जी, वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं और आपको कुछ ही दिनों में इसका रिजल्ट दिखाई देगा। मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि प्रदीप जी सुनने वाली बात है, द बजट एलोकेशन इन 22-23 was 15,860 crores, but the budget allocation very unfortunately in 23-24 was 14,726 crores. Now I hope that goes up again, because actually speaking, very frankly, because Arun Sawant साहब आपकी इसमें स्टडी काफ़ी है, the budget allocation which is required for Maharashtra is minimum 30,000 crores. जब तक 30,000 करोड़ मिनिमम आप पब्लिक हेल्थ के लिए आप एलोकेट नहीं करेंगे तो जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनको अच्छी तरह आप इक्विप नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर हर जगह पे MRI मशीन भी हो, एक्सरे मशीन भी हो, बाकी हर चीज़ के लिए भी एक एक चीज़ होनी चाहिए, जैसे कि हर एक ICU में होती है, तो उसके लिए यू रिक्वायर मिनिमम 30,000 crores. आई होप मिस्टर अजीत दादा पवार इज एबल टू फाइंड द मनी, बिकॉज आई नो मनी शॉर्ट। आज की तारीख में पैसे की तरह कमी है, लेकिन फिर भी हेल्थ को इग्नोर नहीं कर सकते सर, क्योंकि वहां पर बहुत तकलीफ होने वाली है। एक बात मैं कहना चाहूंगा। जी बोलिए सर। बीच में रोकता हूँ। आप जो बातें कह रहे हैं बिल्कुल आपकी सोच और हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे जी की सोच मिलती है, क्योंकि पिछले कई महीनों से मेरा जो अभ्यास है वो अभ्यास ये बताता है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने हेल्थ के ऊपर काफी कुछ सोच रखा है, उन्होंने कदम भी उठाए। आपको मालूम होगा शुरू में हमारे मुंबई में सिर्फ 107 हमारे जो बाला साहब ठाकरे दवाखाना जो होता था, अपना दवाखाना, वो हमने शुरू किया था और उसको इतना अच्छा रिस्पांस मिला। वो रिस्पांस देखने मुख्यमंत्री जी ने थाना में ये योजना बढ़ाई। उसके बाद पूरे महाराष्ट्र में आज 775 से ज्यादा अपना दवाखाना की ब्रांचें खुल रही है। ये बात ये बताती कि मुख्यमंत्री हेल्थ को काफी ज्यादा महत्व देते हैं और उसी प्रकार से स्वच्छता का वो महत्व देते हैं। आपको मालूम होगा हर शनिवार और रविवार को मुख्यमंत्री 5 बजे अपना घर छोड़ते हैं और डीप क्लीनिंग का जो प्रोग्राम है, ये डीप क्लीनिंग का महत्व पूरे समाज को बताते हो। बेचारे सुबह सुबह निकलकर अलग अलग एरिया में डीप क्लीनिंग का प्रोग्राम महानगर पालिका के सहायता से, महानगर पालिका के जो आयुक्त है एकनाथ इकबाल चहल जी और हमारे चारों AMC एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसको उसकी वजह से इस मुंबई का जो पोल्यूशन था, वो पोल्यूशन का दर्जा भी बहुत कम हुआ, पोल्यूशन काफी बढ़ गया था, एयर पोल्यूशन, उसमें काफी सुधार आया। ये इस सुधार के ऊपर भी आदित्य ठाकरे जी ने क्यों बोला था कि इन लोग टाइम पास कर रहे, घूम रहे हैं, ये सब साफ सफाई करके क्या फायदा। लेकिन आज बच्चों में, जनता में इसका एक महत्व मालूम पड़ा। कुछ आज जनता भी इस साफ सफाई का कार्यक्रम में लगी हुई, अनेक संस्था इस काम में लगे हुए और आज डीप क्लीनिंग प्रोग्राम, हेल्थ प्रोग्राम, इसके ऊपर मुख्यमंत्री काफी अच्छा पैसा खर्च कर रहे हैं। और मुंबई का जो रूप है, आप अभी मुंबई एक इंटरनेशनल सिटी करके दिखने लगी।
बीच में इन्होंने मुंबई के सुधार के लिए भी हमने काफी कदम उठाए, उसके ऊपर भी इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया। मतलब जो जो अच्छा काम ये महायुति सरकार करेगी उसके ऊपर तुरंत दूसरे दिन विरोध में बात करो, यही इनका एजेंडा है। एक सेकंड प्रदीप जी, एक सेकंड। सावंत साहब ये सब बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूँ। इकबाल चहल साहब जबरदस्त काम कर रहे हैं, उसमें देयर इज नो डाउट। शिंदे साहब जो हैं इकबाल चहल साहब को टोटली सपोर्ट कर रहे हैं, फडणवीस साहब भी टोटली सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे मालूम है। और वो सबकी जो एक कोऑपरेशन है वो बहुत जबरदस्त लेवल पे है। लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, व्यक्तिगत सवाल है मेरा, व्यक्तिगत पर्सनल सवाल है सर। पूरे मुंबई के सबब को आपने खोद के रख दिया सर, कहीं से मतलब गाड़ी नहीं निकाल सकते, पूरा बैंड्रा खुदा हुआ है, खार खुदा हुआ है, आप जूहू में शुरू हो गए सर। आप मुझे बताइए ये खुदाई कब खत्म होगी? बजाज जी बोलिए सर। बजाज जी आपका सवाल बिल्कुल सही है जी, लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिए, जब भी कोई आदमी, चाहे वो मैं हूं चाहे वो आप हो, जब आप अपना घर बनाने को लेंगे तो आपको खुदाई तो करनी पड़ेगी, बगैर खुदाई आपका बंगलो खड़ा नहीं होगा। उसी प्रकार से आज पूरे मुंबई में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे नाम्बियार जी और बजाज जी, उसके लिए थोड़ी बहुत खुदाई तो होगी। अगर रास्ते बनते रहेंगे तो रास्ते में खुदाई तो होगी, but it can be done in a more planned manner, sir. Sir, all I am saying is, hang on, I am not saying it is unnecessary, I am saying it is necessary. ऐसा नहीं है कि वो ज़रूरी नहीं है, काम बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर लॉजिकली रैशनली अगर किया जाए कि फॉर एग्जांपल एक इलाका जैसे बैंड्रा का इलाका है, बैंड्रा का इलाका अगर आप अभी जाएं तो उससे आप बाहर नहीं निकल सकते, इट इज़ डग अप कंप्लीटली। मेरा ये कहना है कि अगर लॉजिकली अगर हम प्रोसीड करें रैशनली कि भाई लोगों को ज़्यादा तंगी ना हो, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि तंगी नहीं होगी, अगर रोड खुदी हुई है तंगी तो होगी, लेकिन उसमें अगर अकल से काम किया जाए तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा होगा। दैट्स माय ओनली सजेशन। प्रदीप जी, उद्धव ठाकरे जी जिस प्रकार से कहा कि महानिष्ठा महान्याय, शेतकरी त्रस्त, महिलावर अत्याचार, शेतकरी आत्महत्या और एडुकेटेड बेरोजगार आप कंट्रोल नहीं कर पाए, शिंदे साहब कंट्रोल नहीं कर पाए, उद्धव ठाकरे जी का चार्ज है, तो हाउ यू गोइंग टू कन्विंस द पीपल? आई मीन फार्मर सुसाइड इज स्टिल हैपनिंग, I mean it's happening in the national arena, every hour there's a farmer suicide. तो ये सब कैसे, और महाराष्ट्र इज वन ऑफ द लीडिंग, तो ये सब कैसे कंट्रोल करेंगे सावंत साहब? भले दिख रहा है एफडीआई नंबर 1 हर चीज में चीज दिख रहा है, बट ये बेसिक इश्यूज कैसे एड्रेस करें? प्रदीप जी, आपको भी बहुत अच्छी तरह से मालूम है, इस महाराष्ट्र की जनता भी जानती है और मैं भी जानता हूं, बजाज जी भी जानते हैं कि उद्धव ठाकरे जी को कोई एक उनका साथी, उनका जो भी एडवाइजर होगा, वो कुछ कागज के ऊपर 4-5 बातें लिखकर देता है कि आज आपको प्रेस में बैठकर ये इनके ऊपर आरोप करना है। ना तो महाराष्ट्र में किसानों की अभी आत्महत्याएं बढ़ी है, ना तो महाराष्ट्र में कहीं पर दंगा फसाद हो रहा है, ना तो इस महाराष्ट्र का नाम कहीं पर खराब हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए इनके पास दूसरे कोई औजार बचे नहीं है, एक ही औजार बचा है, वो बदनामी का, और बदनामी हर वक्त उन लोग करने की कोशिश करते हैं। तो किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं। हमारे मुख्यमंत्री ने सचमुच पिछले 1.5 साल से मुख्यमंत्री साहब ने और दोनों उप मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया है। वो मेरे है इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद एक पढ़ा लिखा प्रवक्ता हूँ और मैं हर चीज की जानकारी लेता हूँ और उसके ऊपर बात करता हूँ। अगर हमारे मुख्यमंत्री और हमारी सरकार गलत काम करती होती तो मैं भी आज यहाँ पर आपके सामने आके बात नहीं करता। राइट, थैंक यू सो मच सर। अरुण सावंत जी, बहुत जबरदस्त मजा आता है आपके साथ काम करके, बात करके। मैं उम्मीद करता हूँ कि एकनाथ शिंदे जी पब्लिक हेल्थ को लेकर के जरा और ज्यादा अग्रसर होंगे। वो पहले से ही सचेत तो हैं, बट आई होप ही डज समथिंग बिकॉज दैट्स एन एरिया which has been neglected for a long time. I hope they are able to do it because Maharashtra has to set an example. सर आज तक कभी आप देखिए, हिंदुस्तान की पूरी हिस्ट्री देखिए, इतिहास देखिए, हमेशा महाराष्ट्र अग्रसर रहा है हर चीज़ में। द फर्स्ट विमेन वर्कर्स, सबसे पहले औरतें अपने घर से निकली हैं बाहर काम करने के लिए मुंबई शहर में, इस महाराष्ट्र में सबसे पहले। भारत की आज़ादी की मूवमेंट शुरू हुई मुंबई शहर से। हर जगह पर मुंबई आगे रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि हेल्थ केयर में भी, एजुकेशन में भी, स्कूल्स में भी
मुंबई और महाराष्ट्र पूरे हिंदुस्तान से आगे रहेगा, मैं उम्मीद ये करता हूँ। अरुण सावंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। Well, that's just about it as far as tonight's show is concerned. This is really lovely. And yes, Mr. Iqbal Chahal, of course, is doing a wonderful job. Somehow or the other, all the chief ministers that he works with, they have great faith in him. That's really and truly wonderful. So you can do like us. That says like, by the way. Like, share and subscribe to the channel. Channel को subscribe करें, like करें, share करें. It will be nice. And we'll of course be taking some comments tomorrow. कल आपके हम comments भी लेंगे, बहुत ज़्यादा आए हैं. Do keep sending in your comments. Do keep subscribing to the channel. आप सब लोगों को इस खबर के साथ कि काशी विश्वनाथ मंदिर के व्यास तहखाने में महर्षि व्यास द्वारा स्थापित महादेव का पूजन जैसे होना चाहिए था, वैसे आज से शुरू हो गया है। आप सबको हर हर महादेव। हर हर महादेव। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, जय सिया राम। वंदे मातरम।